Good morning, all of you, my dear students. Today we are going to continue our last class that we are already discussing the population ecology, and this is the next view or next part of the population ecology. Yesterday we had discussed the various details or the queries related to the population ecology. बहुत सारे चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस करा उसमें कि पॉपुलेशन इकोलॉजी में क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह का पॉपुलेशन ग्रोथ, किस तरह का पैटर्न, डेंसिटी को कैसे अफेक्ट किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। और जिन लोगों ने अभी भी लास्ट क्लास को मेरे पॉपुलेशन इकोलॉजी को, अगर आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी अभी पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं सुना है, उसको एक बार जरूर सुनिए, ताकि पार्ट 3 आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ पाए। पार्ट 3 उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने पार्ट 1 या पार्ट 2 को थोड़ा बहुत भी सुना या समझा होगा, क्योंकि पार्ट 3 और पार्ट जो 4 है, जो 4 आएगा, जो 4 क्लास होगा, वो और उससे भी टफ होगा। तो पार्ट 3 थोड़ा-सा है मुश्किल, तो इसको आप लोग थोड़ा कॉन्संट्रेट होकर के समझने का कोशिश कीजिएगा। पार्ट 4 चूँकि उससे भी टफ होगा। तो पार्ट 3 में हम लोगों को पढ़ना है पॉपुलेशन इकोलॉजी। कल हम लोगों ने देखा था लास्ट स्लाइड में कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो 2 तरह से होता है। एक एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ होता है और एक जो होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है। यही ग्रोथ कर्व को कल हम लोगों ने देखा था। आप लोगों को याद होगा, इसी ग्रोथ कर्व को हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। ये कंबाइंड ग्रोथ कर्व है, जिसमें कि ब्लू लाइन आपको दिखाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व को, रेड लाइन दिखाता है आपको लॉजिस्टिक ग्रोथ को। ठीक है, इसमें बहुत सारा डेटा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि के क्या है और यहाँ पे क्या करके लिखा हुआ है। तो अभी आपको सिर्फ ब्लू लाइन वाला जो ग्राफ है, जो जे शेप ग्राफ है और एक एस शेप ग्राफ है, हेडिंग ही मैंने लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। मतलब हम लोगों को सिर्फ आज के क्लास में ब्लू लाइन का जो ग्राफ है उसको डिटेल्स में समझना है, और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा मेरे क्लास का, उसमें हम लोग रेड लाइन को हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या होता है। बट इससे पहले मैंने कल बता दिया था कि एक्चुअली ये ब्लू लाइन क्या बताता है और ये रेड लाइन क्या बताता है, किस तरह के ग्राफ को बताया था। कल भी मैंने बताया था कि पॉपुलेशन जो है इस पृथ्वी पर 2 तरह से ग्रो करता है, उसका मॉडल दिया गया था। पहला मॉडल एक्सपोनेंशियल मॉडल और दूसरा है लॉजिस्टिक मॉडल। तो जो एक्सपोनेंशियल मॉडल है कहाँ लागू होता है, वह उस कंडीशन में लागू होता है जिस इन्वायरमेंट में आपको सफिशिएंट अनलिमिटेड सोर्स अवेलेबल हो पॉपुलेशन को सरवाइव करने के लिए, जहां पर किसी भी तरह का लिमिटेशंस नहीं है, कोई भी संसाधन समाप्त नहीं होने वाला है। इस कंडीशन में एक्सपोनेंशियल मॉडल लागू होता है। जो लॉजिस्टिक मॉडल है वो उस समय लागू होता है जब पॉपुलेशन के पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, एक समय के बाद वो खत्म हो जाए, तभी उस जगह पर यह लागू होता है लॉजिस्टिक मॉडल। और जहां भी रिसोर्सेज अवेलेबल रहेगा, आपको किसी भी तरह का कोई कमी नहीं होगा, वहां पर पॉपुलेशन जो है रिप्रोडक्शन करना पसंद करता है, सिर्फ रिप्रोडक्शन करना पसंद करता है, क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, सारा फैसिलिटी उसके पास अवेलेबल है। तो पॉपुलेशन का जो साइज है एक्सपोनेंशियली गुना वाइज, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, हजार गुना, लाख गुना, इस कंडीशन में वो क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। यही हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि एक्सपोनेंशियल मॉडल ऐसा होता है। अब हम लोगों को यहाँ से समझना है एक्सपोनेंशियल मॉडल को एग्जाम्पल के रूप में समझना है। पहला एग्जाम्पल मैंने इसमें दिया हुआ है बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को हम लोग जानते हैं कि वो बाइनरी डिवाइड करता है और एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया हो जाता है, और उसको करने में लगभग 20 मिनट का समय लगता है। मतलब एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया होने में 20 मिनट का समय लगता है, 2 से 4 होने में 40 मिनट का समय लगता है, उसके बाद 4 से 8 होने में 60 मिनट का समय लगता है। और इसी तरह से अगर हम लोग बैक्टीरिया को 1 दिन 2 दिन फ्रीली रिप्रोड्यूस करने के लिए छोड़ दें और उसमें किसी भी तरह का रिसोर्सेज का हम कमी नहीं रखें, मतलब जो भी चीज उसको डेवलप करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए जो जरूरत है, वो चीज अगर उसको कंप्लीटली हमेशा दिया जाए, तो बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा, जो बाइनरी फिजन होगा, डिवाइड करते करते इतना ज्यादा बैक्टीरिया बन जाएगा रिप्रोड्यूस होकर के कि पूरे अर्थ को घेर लेगा, वो पूरे अर्थ पर, सरफेस पर वो बैक्टीरिया छा सकता है। बट इस इन्वायरमेंट का एक रूल्स एंड रेगुलेशन है
कि जैसे भी कोई भी नेचर में जितना भी इकोसिस्टम्स है, वो अनलिमिटेड नहीं है। कभी न कभी, एक न एक समय पर वो सारे जो संसाधन हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। हमेशा आपको ऑल द टाइम अनलिमिटेड एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ अनलिमिटेड नहीं है। एक ऐसा समय आता है, जब वो लिमिटेड हो जाता है। आप भी अपने आस-पास के एग्ज़ाम्पल से आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ का लिमिटेशन ज़रूर होगा। बिना लिमिटेशंस का कोई भी चीज़ इस एनवायरनमेंट में, इस प्लैनेट पर नहीं है। तो कहने का मतलब ये जो मॉडल एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक दोनों मॉडल लागू होता है। डिपेंड करता है कि एनवायरनमेंट में किस तरह का सिचुएशन है। क्या फ़ेवरेबल कंडीशन है या अनफ़ेवरेबल कंडीशन है? अगर वो फ़ेवरेबल कंडीशन है तो एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ करना पसंद करेगा, अनफ़ेवरेबल कंडीशन है तो वो लॉजिस्टिक ग्रोथ को फ़ॉलो करेगा। समझ रहे हैं आप लोग? नाउ अब हम लोग को एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ के लिए ये इमेजिन करना है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है, पॉपुलेशन को सर्वाइव करने के लिए किसी भी तरह का कोई भी कमी नहीं है। उस दौरान क्या होता है कि जब वहाँ पर उस पॉपुलेशन में किसी भी तरह का कोई चीज़ नहीं है, तो लोग रिप्रोडक्शन करना पसंद करेगा, जो एनिमल है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़्म है, और रिप्रोडक्शन करने के दौरान पॉपुलेशन जो है क्या होगा? बढ़ेगा। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पॉपुलेशन का साइज़ क्या होगा? बढ़ेगा। और जब अच्छे संसाधन वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, तो हो सकता है कि दूसरे एनवायरनमेंट के लोग भी वहाँ पर आकर के रहना चाहेंगे। उसी को बोला जाता है इममाइग्रेशन। इममाइग्रेशन मतलब किसी दूसरे एनवायरनमेंट के लोग किसी और एनवायरनमेंट में जाकर के रहने लगते हैं। उसको बोला जाता है इममाइग्रेशन। और किसी कारण से अगर एनवायरनमेंट में डेथ होता है और ई-माइग्रेशन होता है। ई-माइग्रेशन मतलब अब हमारे इकोसिस्टम से कुछ लोग निकल करके किसी दूसरे इकोसिस्टम में चले जाते हैं, उसको बोला जाता है ई-माइग्रेशन, एग्ज़िट। बताए थे आपको 1-2 क्लास पहले भी। ई-माइग्रेशन का मतलब होता है एग्ज़िट करके बाहर चले जाना, और ई-माइग्रेशन का मतलब होता है किसी दूसरे इकोसिस्टम से हमारे इकोसिस्टम में आ जाना। तो एक्स्पोनेंशियल मॉडल उस समय भी आपको लागू होगा। एक्स्पोनेंशियल मॉडल में आपको ई-माइग्रेशन और इम-माइग्रेशन दोनों का भी आपको रोल होता है। अब देखिए, इसके कुछ मैथ्स को समझना है कि एक्स्पोनेंशियल मॉडल में पॉपुलेशन साइज़ हम लोग कैसे निकालेंगे? आपको क्वेश्चन्स यही आता है कि एक्स्पोनेंशियल अगर आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा कि एक ऐसा हमारे पास एनवायरनमेंट इकोसिस्टम है, जो कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है वहाँ पर, किसी भी तरह का कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, तो उस कंडीशन में पॉपुलेशन साइज़ आप कैसे निकालिएगा? तो देखिए, पॉपुलेशन साइज़ निकालने का सबसे सिंपल आप फ़ॉर्मूला क्या बता सकते हैं? कि उस एनवायरनमेंट में कितने लोगों का जन्म हुआ, कितने लोग इम-माइग्रेंट्स हैं, मतलब बाहर से कितने लोग आए हैं, तो टोटल हो गया। माइनस कितने लोग मरा, डेथ, उसका माइनस ई माइग्रेट्स कितना लोग इस एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में चला गया। तो एक सिंपल फॉर्मूला है चेंज इन पॉपुलेशन साइज निकालने का। देखिए ये सिंपल फॉर्मूला कैसे टफ होते चला जाएगा, ध्यान से समझिएगा। अभी पहला लाइन में सिंपल क्या लिखा हुआ है, एक मिनट। पहला लाइन में सिंपल क्या लिखा हुआ है कि बर्थ प्लस इम माइग्रेंट, उस एनवायरनमेंट में कितने नए लोगों का जन्म हुआ, कितने नए लोग बाहर से आए, ये दोनों का एडिशन हो जाएगा, माइनस उसमें से कितना लोग मरा और कितना लोग बाहर चला गया। सपोज़ कीजिए कि एक गाँव है आपके पास और आपको एक गाँव का पॉपुलेशन साइज़ निकालना है। तो पॉपुलेशन साइज़ गाँव का कैसे निकालिएगा? एक तो निकालिएगा कि उसमें पहले से कितना लोग रह रहा है, चलिए, उससे कितना नया लोगों का जन्म हुआ, प्लस बाहर के गाँव से कितने लोग आकर के उसमें रहने लगे। उसको भी आप उसमें ऐड कर दीजिएगा, माइनस उस गाँव में कितने लोग मर गया, उसको माइनस कर दीजिए, जो मर गया उसको माइनस कर देंगे। फिर उसमें से और क्या माइनस कीजिएगा, जो उस इस गाँव से हमारे गाँव से किसी दूसरे गाँव में लोग चला गया। तो इसको प्लस करके इसको माइनस कर देंगे तो हमको निकल जाएगा सिंपल भाषा में पॉपुलेशन साइज़, और आप इसको गिन करके भी क्या कर सकते हैं, जोड़ करके निकाल सकते हैं कि पॉपुलेशन साइज़ निकल गया। बट मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर जगह पॉपुलेशन साइज़ गिन करके, काउंट करके नहीं निकाला जा सकता है। देखिए,
अब एक्सपोनेंशियल मॉडल जब दिया गया तो उसमें मान लिया गया कि जितने लोग जन्म लेते हैं, ये जितने लोग इमाइग्रेट होते हैं उतने लोग बाहर चले जाते हैं, जितने लोग अंदर आते हैं उतने लोग बाहर चले जाते हैं। एक मॉडल देने के समय ये ध्यान में रखा गया और इसके लिए इस दोनों डेटा को इग्नोर कर दिया गया कि जब जितने लोग बाहर से आ रहे हैं और जितने लोग फिर अंदर से बाहर चले जा रहे हैं, इसका मतलब कोई खास फर्क नहीं पड़ा होगा। अगर मान लीजिए कि एक गांव है, उसमें से 100 लोग बाहर से आया, अब 95-96 लोग गांव से बाहर चला गया काम करने के लिए, तो उस गांव के पॉपुलेशन डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ा? कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए इस मॉडल को देते समय इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन को इग्नोर किया गया। तो अब इसी फॉर्मूला को देख के कैसे कॉम्प्लेक्स होते चला जाएगा। अब यही पॉपुलेशन साइज का फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा? पहले इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन को हटा दीजिए, तो अब क्या बचेगा? बर्थ माइनस डेथ, यही ना बचा। हमारे पास दो ही डेटा बच गया, बर्थ कितना लोगों का जन्म हुआ और कितना लोग उसमें से मर गया, और इसका जो डिफरेंस निकल करके आएगा उसी को बोला जाएगा हमारा पॉपुलेशन साइज। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं तो हाथ उठाइए, नहीं समझ में आएगा तब भी हाथ उठाइएगा, या दो हाथ उठाइएगा कि हाँ हम लोग को दिक्कत हो रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल है कि पॉपुलेशन साइज निकालते समय जितना लोग का जन्म हुआ उसमें से जितना लोग मर गया उसको हटा दीजिए, तो जो बच गया वो पॉपुलेशन साइज हो गया। ठीक है? तो ये जो मैथ में लिखा था डेल्टा, तो डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, या डेल्टा एन कहने का मतलब जो मैंने बर्थ में से माइनस किया, मतलब गैपिंग निकाला, डिफरेंस निकाला, उसी को बोला जाता है डेल्टा एन। एन मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन साइज, ये याद रखते चलिएगा ध्यान से। एन का इंडिकेशन मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन साइज, साइज का टोटल नंबर कितना है, पॉपुलेशन का साइज कितना है। तो डेल्टा एन का वैल्यू हो जाएगा बर्थ माइनस डेथ। अब सुनिए, अब तो ये नॉर्मल हो गया कि भाई यहाँ पर निकल गया, मगर उसको समय के रिस्पेक्ट में, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर ये वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालिएगा? कि 1 साल में पॉपुलेशन साइज क्या हुआ, 2 साल में पॉपुलेशन साइज क्या हुआ, 10 साल में पॉपुलेशन साइज क्या हुआ, 20 साल में पॉपुलेशन साइज कितना अंतर पड़ा, तब कैसे क्या कीजिएगा? तो कुछ नहीं करना है, उसी पॉपुलेशन का जो डेथ डिफरेंस निकला है उसी को टाइम इंटरवल से भागा दे देंगे, तो हमको समय के संक्षेप में हमको वो वैल्यू मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे कि एक गाड़ी चलती है तो बोलते हैं कि आप लोग ये गाड़ी जो है 120 किलोमीटर चला है। कितना किलोमीटर चला है? 120 किलोमीटर चला है। चलिए ठीक है। तो क्या इससे एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता चला? नहीं पता चला। 120 किलोमीटर कितना दिन में, कितना घंटा में, कितना साल में चला है, ये मैटर करता है, ना कि 120 किलोमीटर चला है वो मैटर करता है। कोई भी डेटा जब हम लोग निकालते हैं तो टाइम के वैल्यू को जरूर निकालते हैं कि कितना समय में वो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ा या घटा, या पॉपुलेशन का साइज अगर 100 से 1000 हो गया। पॉपुलेशन एक गांव का पहले था 100, हम यहाँ पे साल नहीं बता रहे हैं, फिर बता रहे हैं कि हो गया 1000, तो भाई कोई भी क्वेश्चन पूछेगा अच्छा 100 था 1000 हो गया तो कितना साल में हुआ, ये ऑटोमेटिक क्वेश्चन आएगा कि क्या ये रातों रात हो गया क्या जी? 100 से 1000 पॉपुलेशन रातों रात हो गया क्या? नहीं होगा। इसीलिए किसी भी पॉपुलेशन साइज का वैल्यू निकालते समय हम लोग टाइम को देखते हैं, हम लोग वहां पर कि किस टाइम में, कितना टाइम गैप में, कितना टाइम डिफरेंस में पॉपुलेशन साइज चेंज हुआ। तो उस समय ये फॉर्मूला आपको चेंज हो जाएगा, डेल्टा एन बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू बर्थ माइनस डेथ। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत? ये सिंपल वही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से ये मॉडिफाइड होकर के आया, इसी फॉर्मूला से ये मॉडिफाइड होकर के आया कि अब ये डेल्टा एन इक्वल टू बी माइनस डी ही था, बट टाइम का वैल्यू निकालना है कि टाइम के ड्यूरेशन में कितना हुआ, तो डेल्टा एन बाई डेल्टा टी इक्वल टू बर्थ माइनस डेथ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आई होप ना हो, यही चीज को लिख दिया। सो द चेंज इन पॉपुलेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट आर एडेड टू और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए पॉपुलेशन ड्यूरिंग द गिवन टाइम इंटरवल। एक दिए हुए समय अंतराल के दौरान पॉपुलेशन में जितने लोगों का एडिशन हुआ या जितने लोगों का सब्सट्रैक्शन हुआ उसी को बोला जाता है पॉपुलेशन साइज। ये पहला डिफिनेशन। नाउ अब क्या है, इकोलॉजिस्ट लोगों ने जो डिफरेंस निकल करके आया था बर्थ माइनस डेट को, उसको उन लोगों ने आर से इंडिकेट करना शुरू किया। इसके पीछे एक रीजन आगे पता चलते जाएगा आपको। जैसे कि बर्थ माइनस डेट, कोई भी वैल्यू आएगा, 100 से 1000 हो गया तो 1000 में से 100 घटा दीजिएगा, तो कितना जो भी वैल्यू आएगा उसको वैल्यू क्या कर देंगे? आर।
तो उसको लिखा गया यहाँ पर कैपिटल आर। अब यहीं से ध्यान से समझिएगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। अब यहाँ पर क्या है कि जो हम लोग बर्थ माइनस डेथ का जो वैल्यू निकाले, हम लोगों ने उसको दे दिया कि वो है, हमको कैपिटल आर से हम लोग उसको इंडिकेट करेंगे। नाउ अब यहाँ से थोड़ा सा और ट्विस्ट होता है। लास्ट लाइन क्या है? Since the number of individuals added to or subtracted from a population R can be expressed on per capita basis, capital R is equal to R delta T N, capital N। ये लाइन आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। अब आप लोगों को ये बात समझ में आ जाएगा, तुरंत ही समझ में आ जाएगा। देखिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो R निकाले हम लोग पूरे पॉपुलेशन का वैल्यू में निकाले, मतलब एक पूरे गांव का जो पॉपुलेशन साइज है वो निकल करके आ गया, ठीक है। तो अब इस आर का वैल्यू, ये आर डेल्टा टी और एन क्या है? ये डेल्टा टी आप समझ रहे हैं क्या है? डेल्टा टी इज नथिंग बट द टाइम डिफरेंस, ये कितने साल में हुआ। और यहाँ पे स्मॉल आर लगाया है। देखिए यहाँ दो तरह का आर का यूज होगा, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर डेल्टा टी, और आगे जाकर के हम लोग एक और आर देखेंगे जो सिंपल स्मॉल आर है। कितने तरह का आर? तीन तरह का आर हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। कैपिटल आर, स्मॉल आर डेल्टा टी, और आगे जाकर के सिर्फ स्मॉल आर। और तीनों आर का मतलब अलग है, यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है, उसी को ध्यान रखना। आई एम रिपीटिंग अगेन, थ्री टाइप्स ऑफ आर वी विल स्टडी: कैपिटल आर, स्मॉल आर डेल्टा टी एंड द स्मॉल आर। बस। तो कैपिटल आर क्या होता है, एक तो आपको समझ में आ गया कि बर्थ माइनस डेथ का जो वैल्यू निकलेगा उसको हम लोग कैपिटल आर कर देंगे। दिस इज फाइन। नाउ अब कैपिटल आर का वैल्यू आर डेल्टा टी, डेल्टा टी यहाँ पर क्या है? टाइम डिफरेंस। और एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन साइज। तो ये दो वैल्यू, ये तीन तो समझ में आ गया। कैपिटल आर क्या है, डेल्टा टी क्या है, समझ में आ रहा है। कैपिटल एन क्या है, पॉपुलेशन साइज है, ये समझ में आ रहा है। देन ये स्मॉल आर क्या है? दिस इज नथिंग बट उस गांव में रहने वाले हर व्यक्ति पर क्या फर्क पड़ा उस पूरे पॉपुलेशन साइज का। कैपिटल आर स्टैंड फॉर द होल पॉपुलेशन, और स्मॉल आर डेल्टा टी स्टैंड फॉर पर कैपिटा बेसिस। जो यहाँ लिखा हुआ है पर कैपिटा बेसिस मतलब होता है पर इंडिविजुअल बेसिस। पर कैपिटा मतलब होता है इंडिविजुअल, साइंटिफिक टर्म है कैपिटा। इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति। उस गांव में अगर 1000 लोग हैं तो उस 1000 लोगों में पॉपुलेशन साइज बढ़ने या घटने का एक व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? समझ रहे हैं आप लोग? 1000 लोग उस गांव में था, और 1000 लोग में से अगर 10 लोग मर गया या 100 लोग बाहर से ऐड हो गया, तो हर व्यक्ति के ऊपर पॉपुलेशन साइज का क्या फर्क पड़ा, उसी को बोला जाता है स्मॉल आर डेल्टा टी। ये आप तुरंत समझ जाइएगा, अभी नेक्स्ट स्लाइड में एकदम क्लियर हो जाएगा। पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए कि एक पॉपुलेशन साइज का जो वैल्यू निकल करके आएगा पॉपुलेशन साइज के लिए, उसको बोला जाएगा कैपिटल आर। बट उसी पूरे पॉपुलेशन साइज में अगर 1000 आदमी का है तो एक व्यक्ति के ऊपर कितना प्रभाव पड़ा, वो कितने उस समय अंतराल में, उसको बोला जाएगा आर डेल्टा टी। समझ रहे हैं आप लोग? अब जैसे कि देखिए उसको थोड़ा समझिए, नेक्स्ट स्लाइड। Per capita change in population size represents the contribution that an average member of population make to the number of individual added or subtracted from the population during the time interval delta t। ये दो लाइन का जो भाषा लिखा हुआ है, ये समझने में आपको बहुत कठिनाई होगा, जल्दी नहीं समझ पाइएगा। बट आपको जो ये मैथ दिया हुआ, एग्जांपल दिया हुआ, उसको आप तुरंत समझ जाइएगा कैसे ये वैल्यू निकल करके आया है। देखिए एक एग्जांपल लीजिए कि एक गांव में 1000 लोग रहता है, हर साल उसमें 16 लोग बढ़ जाता है। कितना लोग बढ़ गया? एक गांव में 1000 लोग है, हर साल 16 लोग बढ़ गया, तो अब गांव का पॉपुलेशन साइज कितना हो गया? 1016 हो गया। अब 1016 हो गया, तब जो संसाधन आपके पास 1000 लोगों के लिए अवेलेबल था, अब वो संसाधन कितने लोगों के लिए अवेलेबल है? 1016 लोगों के लिए अवेलेबल है। तो हर व्यक्ति के ऊपर पॉपुलेशन बढ़ने का क्या प्रभाव पड़ा, उसको कैसे निकालिएगा? पहले हम कहेंगे कि
जब उस गांव में 1000 आदमी था तो उसको खाने के लिए 1000 आम दिया गया, तो हर व्यक्ति एक एक आम खा लिया, किसी को कोई लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं। मगर अब 16 आदमी बढ़ गया तो टोटल नंबर हो गया 1016, मगर आम है 1000 ही। तो हर व्यक्ति को अब कितना आम खाना पड़ेगा, वही मतलब हर व्यक्ति अब एक आम तो नहीं खा सकता है, उसके एक आम में से 0.016 वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब उसके संसाधन में इतना क्या हो गया, कमी हो गया। उस गांव में जो 16 लोग बढ़े, उस 16 लोग बढ़ने के कारण हर एक व्यक्ति जो उस गांव में है उसके ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा। तो 16 को 1000 से भाग दे देंगे तो 0.016 वैल्यू निकल करके आएगा। वही हमारा वैल्यू हो जाता है स्मॉल आर डेल्टा टी। स्मॉल आर डेल्टा टी कैसे? अब आप लोग के पास कॉपी कलम है तो उसमें आप लोग एक हिसाब लिखिए कि यहाँ पर दिया हुआ है पॉपुलेशन का नंबर कितना दिया हुआ है 1000। तो मतलब कैपिटल एन का वैल्यू कितना जो आपने अपने कॉपी पे लिखे आप लोग, कैपिटल एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000। कैपिटल एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000, लिख लिया आप लोग। अब इसमें क्या दे रहा है, 16 इंडिविजुअल्स पर ईयर ऐड हो जाता है। तो हमने आपको पिछले स्लाइड में बताया है कि जो कैपिटल आर स्टैंड करता है कि नंबर ऑफ कितना लोग ऐड हुआ या कितना लोग सब्सट्रैक्ट हुआ उसका वैल्यू। तो जो 16 ऐड हुआ, तो जो 16 ऐड हुआ वही हमारे टोटल पॉपुलेशन का साइज एक्स्ट्रा है, तो वही हमारा कैपिटल आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 16। तब आप लोग उसको लिखिए कि एन का वैल्यू हो गया हमारा 1000 और कैपिटल आर का वैल्यू हो गया हमारा कितना 16 हो गया। अब देखिए क्या है, और एक फॉर्मूला है कैपिटल आर इज इक्वल टू आर डेल्टा टी इंटू कैपिटल एन। ये वाला जो वैल्यू है, मेरा कर्सर आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, तो ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है स्मॉल कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर डेल्टा टी कैपिटल एन। अब कैपिटल स्मॉल आर डेल्टा टी हर इंडिविजुअल के ऊपर है। अब देख लीजिए, उसी को अगर आप गुना कर देते हैं तो आपको 1000 वैल्यू निकल करके आ जाता है कि नहीं आ जाता है। देखिए यहाँ पर अब उसी से गुना कीजिए आप। आर डेल्टा वैल्यू का कितना आया, टाइम रनिंग कर रहा है, आर डेल्टा टी का वैल्यू कितना निकल करके आया, हमारा आया है 0.06। और एन का वैल्यू कितना निकल करके आया है, मतलब कितना लिखा है 1000। तब ये दोनों को गुना कर दीजिएगा तो फाइनल आर का वैल्यू कितना निकल करके आ जाएगा 16। कितना निकल करके आएगा 16। और अब उसको फिर उल्टा कीजिए, अपने मैथ का कैलकुलेशन कीजिए आप लोग। और आर का वैल्यू अगर आप 16 रखते हैं, एन का वैल्यू आप 1000 रखते हैं, तो आर डेल्टा टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर बाई एन हो जाएगा। जब स्मॉल आर डेल्टा टी का वैल्यू निकालिएगा यहाँ से, तो स्मॉल आर डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल आर बाई कैपिटल एन, मतलब 16/1000। तो वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा 0.016। अब उसी तरह से इस डिफिनेशन को समझने का, इस एग्जाम्पल को समझिए कि यहाँ पर जब आर डेल्टा टी का वैल्यू 0.016 है, पॉपुलेशन साइज यहाँ 500 कर दिया। पॉपुलेशन साइज अब 1000 नहीं है, पॉपुलेशन साइज कितना है 500। तो अब कैपिटल आर का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 8 पर ईयर। का कहने का मतलब हर साल, एक साल में 500 जो पॉपुलेशन है उसमें 8 नए लोगों का एडिशन या 8 नए लोगों का सब्सट्रैक्शन हो सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो 8 नए लोगों का सब्सट्रैक्शन या पॉपुलेशन हो सकता है। तो एक साल के बाद पॉपुलेशन साइज क्या हो सकता है, अगर एडिशन हुआ है तो 508 हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हुआ है तो 402, क्या 4 निकाल 492 हो सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? आप लोग मैथ पे कैलकुलेशन, कॉपी पे कैलकुलेशन कर रहे हैं आप लोग कि नहीं कर रहे हैं? अगर कॉपी पे कैलकुलेशन अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग को समझ रहे होंगे, नहीं तो ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो अब देखिए, अब क्या बोलते हैं, मेरा लिंक जो है 5 मिनट में इंड हो जाएगा और स्लाइड अभी है समझाने के लिए कुछ कुछ। तो इस तरह से जो वैल्यू निकल करके आता है हमारा पर कैपिटा वैल्यू का जो निकल करके आता है, उसको हम लोग डेल्टा एन बाई डेल्टा टी, जो पीछे का जो स्लाइड है हम लोग उसमें, जी, पीछे का जो स्लाइड था हम लोगों ने उसमें, हाँ, ये जो डेल्टा एन बाई डेल्टा टी हम लोग निकाले थे हम लोग, उसका मॉडिफाइड फॉर्म क्या हो जाएगा,
डेल्टा एन बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू बर्थ माइनस डेट, जिसको हम लोगों ने आर लिखा था। अब आर का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर कैपिटा बेसिस पर कर दिया है, स्मॉल आर डेल्टा टी कैपिटल एन। अब देखिए उसी चीज को, अब यहाँ पर एक सोचने वाला बात, एक और मॉडिफिकेशन इस फॉर्मूला में, ये जो फॉर्मूला निकल करके आया वो टाइम इंटरवल, मतलब 10 साल के बीच में अगर आपको पॉपुलेशन साइज निकालना होगा तो ये निकल करके आ जाएगा, गैप के बीच का निकल करके आना होगा तो ये निकल करके आ जाएगा। मगर इंस्टेंट ऑफ टाइम, जस्ट अभी पॉपुलेशन साइज में क्या परिवर्तन हुआ, हर पल पॉपुलेशन साइज में क्या चेंज आ रहा है, गैप में नहीं। तो उसको हम लोग जब निकाल देंगे तो वही डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू, अब आर डेल्टा टी जो गैप के लिए था, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए था, उसको हम लोग कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख देंगे स्मॉल आर, वही फॉर्मूला मॉडिफाइड हुआ, फिर उसको हम लोग स्मॉल आर कर देंगे, और स्मॉल आर और यहाँ डेल्टा के जगह पर आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन डी एन बाई डी टी, कैलकुलेट है, डी स्टैंड फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ पॉपुलेशन साइज डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम। ये डेल्टा एन और डेल्टा टी ही अब चेंज होकर के आ गया डी एन बाई डी टी, और आर डेल्टा टी आपको चेंज होकर के आ गया स्मॉल आर, सिर्फ स्मॉल आर और कैपिटल एन। तो कहने का मतलब ये जो आर डेल्टा टी है आपको पर कैपिटा बेसिस पर एक टाइम इंटरवल में आपको रेट बताता है कि किस रफ्तार से इतने दौरान में पर इंडिविजुअल के ऊपर चेंजिंग आया। बट ये बताता है हर पल हर व्यक्ति में उस पॉपुलेशन के अंदर जो रह रहा है कितना चेंज आ रहा है पॉपुलेशन साइज का, हर पल मतलब इंस्टेंट ऑफ टाइम, हर व्यक्ति के ऊपर मतलब पर कैपिटा बेसिस पॉपुलेशन साइज किस तरह से वैरी कर रहा है। इस तरह से ये फॉर्मूला निकल करके आता है dn बाई डी टी। यहाँ पर लास्ट लाइन मैंने लिख भी दिया है कि स्मॉल आर रिप्रेजेंट्स पर कैपिटा चेंज इन पॉपुलेशन साइज दैट अकर एट ईच इंस्टेंट इन टाइम, समय के हर पल में वैल्यू बताता है, और आर डेल्टा टी क्या बताता है, टाइम इंटरवल में बताता है कि 1 से 10 साल में कितना चेंज हुआ था, तो आर डेल्टा टी लग जाएगा, हर पल अभी कितना चेंज हुआ है, जस्ट अभी कितना चेंज हुआ है, तो वहां पर फैमिली वैल्यू निकल करके आ जाएगा आर। जैसे कि आप कार जब चलाते होंगे, मोटरसाइकिल चलाते होंगे, बहुत ही इजी डिफिनेशन है समझने के लिए इसको, कार का एग्जांपल, आप किसी को बोलिएगा कि आप हम यहाँ से बिहार, पटना से बिहार शरीफ पहुंचने में बाइक से लगभग 3 घंटा का हमको समय लग गया, तो 200 कितना 100 किलोमीटर का आसपास है, 3 घंटा का समय लग गया, तो एवरेज माइनस हम लोग समय निकाल करके दोनों को डिवाइड करके जो वैल्यू आ जाएगा, चलिए भाई लगता है कि आप 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप गाड़ी चलाए होंगे, इसीलिए 3 घंटा में आप 100 किलोमीटर का दूरी करके आप पटना से बिहार शरीफ पहुंच गए। ये हो गया टाइम इंटरवल के दौरान का। मगर क्या जरूरी है कि जब ब्रेकर आया होगा मेरे रास्ता में, जब ट्रैफिक आया होगा रास्ता में, तो क्या हम 30 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चला रहे होंगे? नहीं चला रहे होंगे। एवरेज वैल्यू आया था 30, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आया था। और इसी तरह से जब आप मोटरसाइकिल के आप स्क्रीन पे जो मीटर लगा रहता है स्पीडोमीटर, तो आप उस पे जो वैल्यू देखते हैं हर इंस्टेंट पे, आजकल तो डिजिटल आ गया है, कब ब्रेक लगाए छोड़े तो आपका मीटर ऊपर नीचे भागते रहता है, वो क्या बताता है हर इंस्टेंट ऑफ टाइम में आपका क्या रेट से आप गाड़ी चला रहे हैं। ये नहीं कि एवरेज, जी नहीं, उस सेकंड में कितना गाड़ी का रफ्तार था, जब आप ब्रेक लगाए तो गाड़ी का रफ्तार क्या था, ब्रेक छोड़े तो गाड़ी का रफ्तार क्या था, ट्रैफिक में गाड़ी का रफ्तार क्या था, रोड फ्री था तो गाड़ी का रफ्तार क्या था। हर पल आपको गाड़ी का वैल्यू स्पीड बताता है। इसी तरह से ये पॉपुलेशन साइज जब आप निकालते हैं dn बाई डी टी इक्वल टू स्मॉल आर कैपिटल एन, तो ये आपको हर पल पॉपुलेशन साइज में जो चेंज आ रहा है उसको बताता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो यही है मैथमेटिकल फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल मॉडल का, जिसमें आपके हर पल चेंज होने वाली घटना जो पॉपुलेशन साइज में होती है उसके दर को वो बताता है। अब देखिए ये स्लाइड, अब तो टाइम नहीं है कि हम इसको समझा पाए, तो हम इसके बाद हम आपको एक लिंक भेजेंगे, ताकि चाहते हैं हम आपको कि ये हम एक्सपोनेंशियल हम आज ही कवर कर दें, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ये कवर नहीं होगा तो फिर कल आप लोगों के दिमाग से बहुत सारी चीजें स्किप कर जाएंगी। तो 2-3 स्लाइड है 15-20 मिनट में, वो भी सेशन जो है हम स्टार्ट कर देंगे और वो भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग समझ गए? इसको समझने में कहीं आप लोग को कोई दिक्कत? सुन रहे हैं आप लोग? नो सर। इसको समझने में किसी को कहीं कोई दिक्कत? दिक्कत हुआ होगा, मगर आपको इसको पढ़ना होगा। पढ़िएगा जब आप लोग, क्या बोल रहे हैं? मैथ में दिक्कत आ रहा है?
बनाएंगे ना तब पता चलेगा। हाँ, मैथ में अगर आप लोग उसको बनाइएगा तब वो सारा जो समस्या है वो ठीक हो जाएगा। अटेंडेंस नहीं आ पा रहा है। सर हाँ हाँ, बोलिए बोलिए सर बोलिए। ऐसे dn/dt इक्वल टू आर आर एन जो बताए हैं वेयर दोनों साइड का एन इक्वल है, दोनों एक ही एन के बारे में आप बता रहे थे। हाँ, तो एक डी लिखा हुआ मतलब डिफरेंशिएशन है और एक सिर्फ एन लिखा हुआ है, दोनों मंत्र समझिए। एक जो सिर्फ एन लिखा हुआ है वो टोटल पॉपुलेशन साइज है, और जब इंटरमीडिएट में आप लोग कैलकुलेशन पढ़े होंगे तो उसमें डीएन बाई डी टी सिर्फ एक कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कि डीएन बाई डी टी मतलब आप डिफरेंशिएशन करके वैल्यू मतलब आपने पूरे क्या बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को भी आप लोगों ने डिफरेंशिएट कर दिया, एकदम जितना छोटा भाग हो सकता है उतना छोटा भाग में हम लोगों ने उसको डिफरेंशिएट कर दिया, इसीलिए उसको बोला जाता है डी एन। एक मिनट, हम अभी जस्ट दूसरा लिंक भेज रहे हैं, तो उस लिंक से आप लोग को कनेक्ट हो जाना होगा अभी तुरंत, ताकि हम इसका पार्ट 2 को समझा पाए। क्या सर अभी लिंक भेज रहे हैं कनेक्ट होना है? हाँ, इसी का जो कितने बजे? दो तीन स्लाइड बचा हुआ है उसको हम फिनिश करेंगे अभी, ठीक है। तो हम अभी लिंक भेज रहे हैं, आप लोग उस पर कनेक्ट हो जाइए। वेलकम बैक ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग जो देख रहे थे इसमें कि अभी किसी ने सवाल पूछा था कि सर डीएन बाई डी में जो एन है और जो इधर जो एन लिखे हुए हैं दोनों एक ही है, क्या है अलग है? इसमें आप लोग को कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग मैथ से थोड़ा सा अवेयर नहीं है। आप लोग इंटर क्लास में कैलकुलस पढ़ा जाता था तो उसमें आता था ये दोनों एन वही है, और ये डी एन डी मैंने आपको ही बताया डी स्टैंड फॉर डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एन, कौन सा एन? यही एन, इसी एन के डिफरेंशिएशन, जैसे कि हम लोग यहाँ पर जो लिखे हैं यहाँ पर डेल्टा एन को ही सिर्फ डीएन किया गया है, डेल्टा टी को ही सिर्फ डीटी किया गया है। और क्यों किया गया है? और आर डेल्टा टी को ही, जो आर डेल्टा टी है ये जो आर डेल्टा टी है, इसी आर डेल्टा टी को सिर्फ यहाँ पे आर लिखा गया है, कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ है, सिर्फ मैथमेटिकल एक परिवर्तन हुआ है। पहला वाला जो आर डेल्टा टी है, स्मॉल आर डेल्टा टी, या जहां भी डेल्टा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि एक टाइम ड्यूरेशन में हम लोग उस चीज को स्टडी कर रहे हैं, एक टाइम इंटरवल में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और जब डेल्टा को हटा करके जब डी कर दिया गया, सिंपल डी एन बाई डी टी, और डेल्टा टी हटा दिया गया, सिर्फ आर लिख दिया गया, इसका मतलब हुआ कि आप हर पल हो रहे परिवर्तन को आप स्टडी कर रहे हैं, हर सेकेंड, हर माइक्रो सेकेंड हो रहे परिवर्तन को आप उसमें देख रहे हैं, ठीक है। तो इसी चीज को डिफरेंस किया गया है कि मतलब कि शिफ्ट किया गया है, डेल्टा से हटा करके डी एन किया गया। आप घर पर बैठ करके आधा घंटा सिर्फ कॉपी कलम लेकर के इस चीज को पढ़िए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या बनाया गया है। ऐसे अलबलाइएगा नहीं कि क्या पढ़ा दिए सर के कोई दिमाग में नहीं घुस रहा है, क्या समझ आ रहा है। ऐसे अलबलाने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा मेहनत कीजिए और कॉपी कलम लेकर के बैठिए और थोड़ा सा जोड़ घटाव गुना भी कीजिए, तो आपको लगेगा कि बहुत आसान है। आर डेल्टा टी की जगह पे आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। एक्स आप बोले नहीं, हम आर डेल्टा टी बोल रहे हैं, बड़ी कंफ्यूजन लग रहा है भाई। आप वहाँ पे एक्स रख दीजिए, वाई रख दीजिए, जेड रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। डेल्टा टी इसलिए दिया गया है ताकि आपको बार बार ये याद रहे कि आप जो वैल्यू निकाल रहे हैं टाइम इंटरवल के लिए निकाल रहे हैं। फाइनली ये टाइम इंटरवल का वैल्यू यहाँ भी हटा दिया गया, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे टाइम इंटरवल का स्टडी नहीं कर रहे हैं, हर पल हो रहे चेंज को आप स्टडी कर रहे हैं। तो अब ये जो dn बाई dt का जो वैल्यू निकल करके आएगा, ये dn बाई dt क्या है? देखिए, चेंज नहीं हुआ क्या? हाँ, अब यहाँ पर जो उसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो ये वैल्यू निकल करके आता है dn बाई dt इक्वल टू स्मॉल r कैपिटल N। dn बाई dt आपको बताता है रिप्रेजेंट द रेट
at which population is increasing in size at each moment in time as a speedometer of cars reveal the speed at that instant in time. मैंने जो आपको जो कार का एग्जांपल में दे रहा था, बाइक का एग्जांपल में दे रहा था, तो dn/dt भी आपको उसी तरह से रेट बताता है जैसे कार का स्पीडोमीटर आपको बताता है कि हर पल कितना चेंज हो रहा है और किस स्पीड से किस रफ्तार से आप जा रहे हैं। In the equation dn/dt equals the current population size n multiplied by a constant rate r। जो भी r है, हर पल जो परिवर्तन होता है वो फिक्स होता है। जैसे हमने जो 0.016 का वैल्यू निकाला था हर इंडिविजुअल के लिए, जो भाग देकर हम लोगों ने निकाला था, वो सबके लिए 0.016 है। ये नहीं कि किसी के लिए 0.016 था और किसी के लिए 0.017 है तो किसी के लिए 0.018, ऐसा तो नहीं निकला था। जब हम लोगों ने 16 को 1000 से भागा दिया तो जो वैल्यू आया 0.016, वो हर इंडिविजुअल के लिए जो रेट हुआ वो फिक्स हो गया। इसी तरह से जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, फिक्स रहेगा। तो dn/dt का जो वैल्यू निकालेंगे हम लोग, टोटल नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन साइज है n, और जिस रफ्तार से वो चेंज हो रहा है उसी से गुना कर देना है, उसी का रेट निकल जाएगा हम लोगों को। अब देखिए, अब क्या है, इकोलॉजिस्ट ने जो स्मॉल r है उसको समझाया एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के थ्रू कि ये इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज है। ये पॉपुलेशन के अंदर हो रहे बदलाव का एक दर है। इस दर से R स्टैंड फॉर रेट। तो रेट मतलब होता है दर। किस दर से, किस रफ्तार से पर कैपिटा के अंदर, पर पॉपुलेशन के अंदर जो है साइज में परिवर्तन आ रहा है, हर घड़ी कितना चेंज आ रहा है। ये नहीं कि टाइम इंटरवल में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको देखना है यहाँ पर कि इसी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है, अब इसी को वैल्यू को समझना है कि ये जो वैल्यू निकल करके आया हमारा कि dn/dt का, वो जो जे शेप का, ये ब्लू लाइन में जे शेप है, ये रेड लाइन में आपको जे शेप है, ये दोनों भी जे शेप है। अब इसको पहले वाले ग्राफ से कंफ्यूज नहीं हो जाना है। दिस रेड एंड दिस ब्लू बोथ इज जे शेप कर्व। दिस इज नॉट द एस शेप कर्व, दिस इज द जे शेप कर्व, दिस इज द जे शेप कर्व। बट दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको यही चीज को समझना है। देखिए, जे शेप जो दोनों कर्व है, और हम लोग को ये वैल्यू निकल करके आ गया है कि जो स्मॉल r का जो वैल्यू होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब आप इमेजिन करके चलिए कि दो गांव है, एक गांव में 1000 लोग हैं, एक गांव में 500 लोग हैं। एक गांव में 1000 लोग हैं, एक गांव में 500 लोग हैं। अब ये बताइए, दोनों गांव में हर तरह का फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है, बट किसमें नए ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, किसमें नया ऑफस्प्रिंग ज्यादा होगा, किसमें ज्यादा रिप्रोडक्शन होगा? जिस गांव में 1000 लोग रह रहे हैं वहां, या जिस गांव में 500 लोग रह रहे हैं वहां? ऑब्वियस सी बात है कि जिस गांव में 1000 लोग रह रहे होंगे वहां पर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स या नंबर ऑफ बर्थ या नंबर ऑफ इमाइग्रेंट्स ज्यादा होगा कंपैरेटिवली उस गांव में जिस गांव में कम लोग रहते हैं। जब कम लोग गांव में रहता है तो कम लोग रिप्रोडक्शन करेगा, कम रिप्रोडक्शन करेगा तो कम लोगों का जन्म होगा, तो कम साइज, जो पॉपुलेशन का साइज पर कम प्रभाव पड़ेगा। और जहां पर ज्यादा लोग है, लोग ज्यादा हो गया, तो आपको क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन ज्यादा होगा, नए लोगों का उस इन्वायरमेंट में बढ़ोतरी ज्यादा होगा। तो रेट जो होगा फिक्स रहेगा, दोनों में जो रेट रहेगा वो फिक्स रहेगा, मगर क्योंकि नंबर ऑफ, आपको क्या बोलते हैं कि पॉपुलेशन साइज जो दोनों में बढ़ जाएगा, इसी के लिए चलते जो ओवरऑल जो चेंज होगा हर पल, वो क्या होगा, बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर जो वैल्यू देखिए dn/dt इक्वल 1.0 इंटू कैपिटल N, यहाँ पर जो है dn/dt इक्वल टू 0.5 इंटू n। अब यहाँ पर 1 जो किसके वैल्यू को दिखा रहा है, स्मॉल r के वैल्यू को दिखा रहा है। यहाँ पर 0 पॉइंट किसके वैल्यू को दिखा रहा है, स्मॉल r के वैल्यू को दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू वही लिखा हुआ है यहाँ पर dn/dt इक्वल टू 1.0 इंटू n, और ये रेड ग्राफ है, इसका dn/dt इक्वल टू 0.5 इंटू n। कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें जो अब यहाँ पर जो रेड, ये ब्लू ग्राफ देखिए ऊपर की तरफ है और ये रेड ग्राफ हल्का नीचे की तरफ है। इसका मतलब क्या हुआ, पॉपुलेशन साइज इसमें ज्यादा बढ़ा कंपैरेटिवली इसके, क्योंकि यहाँ पर रेट है 0.5 और यहाँ पर रेट क्या है 1।
यहाँ पर जो बढ़ने का रफ्तार है आधा है, यहाँ पर बढ़ने का रफ्तार क्या है, 1 है, दोगुना के बराबर है। समझ रहे हैं यहाँ पर? तो यही है दोनों ग्राफ को देखने का। अब जब तक इस चीज को आप लोग अपने से पढ़िएगा नहीं, थोड़ा ध्यान नहीं लगाइएगा, ये समझना आप लोग के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। चाहे हम कितना भी समझाएं आपको, आप खुद से जब तक इस ग्राफ को स्टडी नहीं कीजिएगा, जो इस पर लिखा वो सब फोकस नहीं कीजिएगा, थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं इस ग्राफ को मैं समझाऊं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए उसी चीज को क्या है कि ये तो हो गया। इस तरह का जो एक्सपोनेंशियल, जो ये लास्ट स्लाइड है हमारा, एक्सपोनेंशियल जो हमारा ग्रोथ करवाता है वो लागू कहाँ होता है, लागू वहाँ होता है। देखिए द जे शेप कर्व ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम पॉपुलेशन दैट आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ न्यू एनवायरनमेंट, जिसको कि नया एनवायरनमेंट में रख दिया गया, और हुज नंबर्स हैव बीन ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड बाय ए कैटास्ट्रोफिक इवेंट एंड आर रिबॉन्डिंग, किसी कारण से वहां की जनसंख्या एकदम खत्म हो गई थी और उसको नए जगह पर रख दिया गया, और वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाने का क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। अब इसी का एग्जाम्पल एक दिया गया है कि साउथ अफ्रीका में एक समय ऐसा था कि वहां हाथी लोग जो है शिकार कर करके सारे हाथी को क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। तो सारे हाथियों को बचाने के लिए, ये देखिए ग्राफ दिया हुआ और ईयर भी दिया हुआ है, यहाँ 1900 साल दिया हुआ है, या 1900 ईस्वी दिया हुआ है। तो क्या किया गया कि लगभग 60 साल तक, 1960 तक, देखिए 1900 ईस्वी से और ये 1960 है, 1900 से 1960 तक इसको किसी भी तरह का लिमिटेशंस नहीं दिया गया। जितना भी खाने पीने के लिए चाहिए था सारा हाथी को प्रोवाइड करवाया गया, अनलिमिटेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाया गया। क्यों? क्योंकि इनको क्या करना था, बचाना था। अब इनकी जनसंख्या को बचाना था। अब हाथी लोग को सारा फैसिलिटी अवेलेबल हो गया, तो सारा फैसिलिटी अवेलेबल हो गया तो 60 साल के दौरान इन लोगों ने सिर्फ खूब रिप्रोडक्शन किया, क्योंकि सारा किसी चीज का कमी नहीं है, सारा संसाधन अवेलेबल है, तो खूब रिप्रोडक्शन किया और इसका नंबर देखिए क्या हो गया कि एक एक्सपोनेंशियली अब इसका जो नंबर है क्या होते चला गया, बढ़ते चला गया। और इतना ज्यादा ये बढ़ गया कि अब इतना ज्यादा ये लोग जनसंख्या हो गया कि इकोसिस्टम वहाँ का जो पूरा सब तहस नहस करने लगा ये लोग। तो वहाँ की गवर्नमेंट को अब एक्शन लेना पड़ा कि उन लोगों को कुछ दवाई ववाई देना पड़े, ताकि अब उन लोगों का जनसंख्या क्या हो जाए, थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का यही एक एग्जाम्पल है कि जब आप उनको सारा संसाधन अवेलेबल करवा देंगे तो वो सिर्फ रिप्रोडक्शन करना पसंद करता है और अपने पॉपुलेशन के साइज को क्या करना पसंद करता है, बढ़ाना पसंद करता है। और इस कंडीशन में जो ग्रोथ होता है उसी को बोला जाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और इसी के हम लोगों ने मैथ को भी समझने का हम लोगों ने कोशिश। अब मैं आप लोगों को टाइम देता हूँ ताकि चूंकि आप लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें। कौन गाना बजा रहा है पीछे से? जो व्यक्ति गाना बजा रहा होगा वो पढ़ क्या रहा होगा? कौन गाना बजा रहा है जी? जिसको गाना सुनना है प्लीज वो क्लास छोड़ दीजिए या अपना माइक ऑफ कर लीजिए। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब बहुत नहीं होगा। आवाज आ रहा हाँ सर। आवाज आ तो रहा है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। कुछ लोग सिंसियर नहीं है पढ़ाई के लिए, तो पढ़ना नहीं चाहते हैं और इसमें क्या कर हेलो सब लोग अपना माइक ऑफ कीजिए अपने से, और जिसको सवाल पूछना है वो अपना माइक ऑन करके पूछे। सब लोग अपना माइक ऑफ कीजिए, पता चलता है किसका गाना बज रहा है, देखते हैं हम। अब जिसको सवाल पूछना है वो हमसे एक एक करके सवाल पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ सर हमको यहाँ समझ नहीं आया, तो हम उसको समझाएंगे ताकि और उससे दूसरे को भी फायदा होगा। किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है?
सनी कुमार अपना माइक ऑन कीजिए। सनी कुमार अपना माइक ऑन कीजिए। आ रहा है आवाज? यस सर। आपको ये सारा स्लाइड समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं सर, एक बार और यूट्यूब पे देख लेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन रहेगा तो हम पूछ लेंगे सर। ओके, मतलब जितना अभी सुन रहा है उतना लगभग तो समझ में आ रहा है। जी सर। चलिए बंद कीजिए माइक अपना। ये Realme 5 फोन यूज कर रहे हैं आपका? बोलिए क्या नाम है आपका? Realme 5 फोन यूज कर रहे हैं। आपका माइक ऑन है, आप आवाज सुन रहे हैं, बोल क्यों नहीं रही हैं? बहुत भूख लगी है। हेलो। आपका नाम वहाँ फोन का नाम नहीं, मेरा फोन का नाम जाने तक सर नाम बोल दीजिए, पता चलेगा। नाम लिखा हुआ रहेगा तब ना। सब लोग नाम लिखे हुए नहीं है, सिर्फ मोबाइल नंबर, मोबाइल का नाम लिख रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? क्रांति कुमारी, क्रांति कुमारी अपना माइक ऑन ऑन कीजिए। क्रांति कुमारी अपना माइक ऑन कीजिए। हेलो। हेलो। हाँ हाँ क्रांति सर। कुमारी, आपको ये स्लाइड सब समझ में आ रहा है? हाँ, एक चीज इसमें और पूछना था सर हम। हम्म। हेलो। हाँ हाँ बोलिए, जब टाइम देते हैं तो कोई हेलो। कुछ बोलते नहीं आप लोग। हाँ बोलिए। हाँ, कह रहे थे सर, ये सब जो पूरा मैथमेटिक्स के बायोग्राफ बनाई है ओनली फॉर एक्सपोनेंशियल मॉडल के ग्रोथ के बारे में नहीं ना है? अभी काहे तो कि हम उसी को पढ़ा लॉजिस्टिक रहे में हैं। वो तो मतलब कि ये रिसोर्स वगैरह लिमिट वगैरह रहता होगा, ये सब जो है आप अभी तक पूरा महाभारत खत्म एक्सपोनेंशियल हो गया वाला आपको? ही में ना होगा सर। पूरा महाभारत खत्म हो गया, आपको एक चीज ना आइडिया नहीं लगा कि आज शुरू में हेडिंग में ही लिखे हुए हैं कि सिर्फ हाँ आज हाँ। एक्सपोनेंशियल ही पढ़ाया जा रहा है। तो कहने का ये मतलब हुआ सर कि ये जो मैथमेटिक्स वगैरह वाला टर्म है ये तो इसी में लागू होगा, लॉजिस्टिक वाला में ये सब तो लागू नहीं होगा। लॉजिस्टिक अभी हम पढ़ाए कहाँ हैं? वो क्या है ना सर, इसमें नुसरत जबीन अपना ऑन कीजिए माइक। जी सर। उसमें बोलिए, इसमें कहीं कुछ दिक्कत क्या समझ रही हैं आप? ग्राफ और आप सब समझ में आ रहा है? जी सर। कहीं कोई दिक्कत? सर एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा खुद से, तब कुछ पूछ सकते हैं। पढ़िए और सुनिए भी यूट्यूब पे। जी सर। वीर धनंजय कुमार अपना ऑन कीजिए माइक। आवाज आ रही है वीर धनंजय कुमार? वीर धनंजय कुमार जी आवाज आ रही है? सोनी कुमारी, शकुंतला कुमारी अपना कैमरा ऑन कीजिए। प्रियंका कुमारी अपना माइक ऑन कीजिए। प्रियंका कुमारी आवाज सुन रहे हैं आप? क्या होगा? 40 है तो
गलती होगा। दुर्गा अपना आवाज म्यूट, ये माइक ऑन कीजिए। यस सर। क्या समझ रहे हैं इसमें आप लोग, कुछ क्लेरिफिकेशन? हाँ मतलब एक बार रिवीजन करना होगा एक बार रिवीजन करना अप्रोक्स, पड़ेगा। मतलब ओवरऑल 90% कंप्लीट है। जितना समझा रहे हैं उतना तो समझ में आ रहा होगा, कुछ कुछ बात फंस रहा होगा, आप लोग हाँ खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा कुछ। हाँ 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 यस सर, ओवरऑल 90% क्लियर है। 60 भद्रा कुमारी ऑन कीजिए माइक अपना। जी सर। सारा बात समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत हो रहा है? सर मेरे ग्राफ नहीं समझ में। ग्राफ नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझे उसमें? शुरू से कुछ भी नहीं समझ में आया? सर फर्स्ट वाला क्लास मेरा छूट गया था, ओ इससे पहला। चलिए कोई बात नहीं, तो आज का जो समझाया वो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आया? नहीं आया है समझ में, थोड़ा सा ग्राफ में नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तो ग्राफ को अभी थोड़ा एक बार और पढ़िए, और मेरा यूट्यूब को फिर से एक दो बार सुनिए, और कोशिश कीजिए समझने का, और फिर तब हमसे फिर क्यूरी कीजिए कि सर हमको यहाँ यहाँ नहीं समझ में आया। अभी आप जो भी आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग स्लाइड नंबर नोट कीजिए कि किस स्लाइड में आपको दिक्कत हो रहा है, कितना नंबर पेज में आपको दिक्कत हो रहा है। ओके सर। हमारी प्रज्ञा भारती, कुमारी प्रज्ञा भारती, सोनल कुमारी अपना ऑन कीजिए माइक। 108 सोनल कुमारी, यस सर। समझ में आ रहा है आपको? यस पूरा समझ में आ गया? सर, थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा फिर से। चलिए ठीक है, इसको पढ़िए, समझिए इसको, फिर एकदम से पूछिएगा। वीर धनंजय कुमार, आपको आवाज नहीं आ रही है मेरी? यस सर। इतना बार आपको बोले, आप कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं किए हैं। कुछ समझ में आ रहा है आपको? यस सर। सारा समझ में आ गया? जी। कहीं कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर, अभी तो नहीं, एक बार पीडीएफ पढ़ेंगे तो फिर बोलेंगे। चलिए ठीक है। प्रियंका कुमारी, यस सर। क्या क्या समझ में आया आपको? थोड़ा थोड़ा समझे हैं, और देख लेंगे यूट्यूब पर उसके बाद। ठीक है। चलिए ठीक है, मैं आज का क्लास एंड कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए और इसको थोड़ा समझिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आप लोग को एक जल्दी कोई पढ़ाएगा भी नहीं। यस सर। ये जो पॉपुलेशन का ये जो पार्ट है, इतना डेप्थ में, इतना अंदर कोई आपको नहीं पढ़ाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार फोर्स कर रहा हूँ कि आप लोग इसको समझिए, आप ही के काम आएगा कभी भी। अगर आप लोग, जो भी लोग CSIR नेट का तैयारी करना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं, अगर आप लोग में से एक भी व्यक्ति अगर नेट निकाल लेगा तो मेरे लिए बहुत बड़ा बात हो जाएगा। और यही सब क्वेश्चन आपको नेट में आता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि CSIR नेट होता क्या है, तो आप लोग जा करके नेट पर सर्च कीजिए कि CSIR नेट क्या होता है। PhD करने के लिए और लेक्चरर बनने के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम देना होता है, उसको पास करने के बाद ही आप किसी सरकारी इंस्टीट्यूट में आप लेक्चरर बन पाइएगा, उसको बोला जाता है CSIR नेट। तो आप लोग उसका तैयारी कीजिए, और मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग में से मैक्सिमम लोग तैयारी करें। आई डोंट नो कि आप लोग में से कितने लोग इस चीज़ के लिए रेडी हैं, नहीं है।
चलिए, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। किसी को कोई दिक्कत होगा तो फिर कॉल कीजिएगा।